डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मिलते हैं कि सर पास्ट ईयर पेपर एनालाइज कीजिए, वो डीयूईटी और उसके बाद उड़ीसा के मिलते हैं। तो आज उड़ीसा के 2020 के पेपर मैंने 2021 किया था, एमए पॉल साइंस। मेरे पास जितने भी पेपर हैं मैं जल्दी जल्दी एनालाइज कर दूंगा। आपके एग्जाम अगस्त में मुझे बताया गया है, डोंट वरी एट ऑल। और यदि आप डीयूईटी दे रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं कि सर केवल एक पेपर लेकर के आए थे 2016, उसके बाद क्यों नहीं, तो डियर स्टूडेंट पूरा भरोसा रखिए, लेट डीयू अनाउंस इट्स एग्जाम डेट। अभी तक तो कोई एग्जाम डेट आया नहीं है। एग्जाम डेट जैसे ही आएगा और मेरे पास 4 पेपर और मुझे करने हैं, मैं बहुत तेजी से कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। और ये सारे पेपर आपको हेल्प करेंगे यदि आप डीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं। सो लेट अस बिगिन सीपीईटी उड़ीसा एमए पॉल साइंस 2020 पेपर एनालिसिस। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें डियर स्टूडेंट, अलाउ मी कि मैं आपको बताऊं कि बहुत ही मेहनत से CUET PG की गाइड मैंने कल रिलीज की है। इस पे मैं 1 महीने से करीब काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? उसका कारण ये था कि इसके जो सिलेबस हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। जो जनरल सिलेबस है उससे कुछ चीजें कंटेम्प्रेरी इशू से लेकर के और काफी चीजें उसमें अलग है। और मुझे मेरे मन में ये था कि जितने पास्ट ईयर पेपर में एनालाइज कर रहा हूं, जैसे ये पेपर, इन सब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक टेबल बना के दूं कि सीपीईटी उड़ीसा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे पूछे गए हैं, जेएनयू में ऐसे पूछे गए, हर थीम वाइज। और वो इतना बड़ा काम बन गया क्योंकि उसमें 6-7 यूनिवर्सिटी के मुझे देखने पड़े 5 साल के पेपर, तो इट टुक ऑलमोस्ट 20 डेज। तो आप उस मेहनत का केवल तब जाके आप अंदाज लगा सकते हैं जब उस बुक को आप पढ़ेंगे। और यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो मेरा पूरा दावा है कि उससे अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे उसको अमेजन पे लाना पड़ा है। आपको पता है क्यों? मैंने बताया है, क्योंकि फ्री PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल से लेके व्हाट्सएप तक में शेयर किए गए, जो कि बिल्कुल ही गलत है, इलीगल है। आप मतलब उसके लिए कोई स्टूडेंट को जेल जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे स्टूडेंट हैं, ऐसे सब में कमजोरी होती है। उसके चलते मुझे ये मीडियम अपनाना पड़ा। ऑफ कोर्स वो उतना मजेदार तो नहीं होता जितना फ्री PDF होता है, लेकिन किंडल की जो ताकत है वो इतनी ज्यादा है। मैं 3 साल से किंडल यूज कर रहा हूं। आप उसमें सर्च जो करते हैं बहुत पावरफुल है। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, इवन आप उसको PDF में इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे डिवाइसेस पे पढ़ सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किंडल से गेट यूज टू हो जाइए, और इससे आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि वो शेयरेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये CUET PG गाइड कहाँ पे आप मिलेगी, ये लिंक है। और जो पहले जो मैंने 2 गाइड डाले थे इस पे, किसी भी इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सबसे पॉपुलर मेरी गाइड है वो, और मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो यहाँ पे है। तो दोनों के लिंक आप जस्ट गूगल में जा करके दीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, आपको खुल जाएगा। एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे डियर स्टूडेंट से, यदि आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आप केवल किताब ही ना खरीदें किंडल पे, मतलब अमेजन इन पे जा करके उसकी रेटिंग दें, वहां पे कुछ अच्छी बातें लिखें, कोई झूठा ना लिखें, जैसा आपको लगता है वैसा लिखें। उससे जो है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। चलिए, ये आपने मुझे ये टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। सबसे पहले मैंने सीधा इसमें कॉपी पेस्ट किया है। ईयर मुझे पता नहीं है। यहाँ पे मैं एक जस्ट डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरे एक स्टूडेंट जो उड़ीसा के हैं उन्होंने भेजा है। मैं नेम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। उनको थैंक्स। यदि वो देख रहे हैं तो वो समझ गए होंगे। और जैसा उन्होंने भेजा है मैंने उस तरह से उसको कॉपी पेस्ट किया है और उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा ये पेपर किस साल का है मुझे नहीं पता है, बट होपफुली चूंकि इसमें बहुत जनरल क्वेश्चन है, इट डजेंट मैटर कि किस साल का ये है, क्योंकि इसमें करंट इवेंट के क्वेश्चन है नहीं। सारे क्वेश्चन जो हैं क्लासिकल क्वेश्चन है। ओके, सो लेट अस बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी? अब यहाँ पे कई बार लैंग्वेज जो सेट करने वाले होते हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी मतलब आप समझ लीजिए ओल्ड जो थे उसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी आप कह सकते हैं, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वर्सेस मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी में भी आप कह सकते हैं जो पुराने फिलोसफिकल नॉर्मेटिव, जो प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब का जो जो कह सकते हैं इवन एक्विनास तक और सेंट अगस्टाइन एंड इस टाइप के जो नॉर्मेटिव फिलोसफिकल जो होते थे। और जो मॉडर्न आप कह सकते हैं, जो मॉडर्न जमाने में है, इंपेरिकल हैं, क्वांटिटेटिव हैं, ज्यादा जो हैं वो एनालिटिकल हैं, और वो जो जो एक तरह से साइंटिफिक थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्वेशन से, सर्वे से, इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं। तो यदि इसको देखें कि ट्रेडिशनल में अब ये कह रहे हैं कौन सा नहीं है,
तो नहीं है तो मतलब इस स्पेकुलेटिव तो मतलब फिलॉसफी इटसेल्फ स्पेकुलेटिव है, इसलिए ये तो स्पेकुलेटिव तो था ही। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव, तो नॉर्मेटिव तो फिलोसफिकल हो ही। नॉर्मेटिव मतलब क्या, मतलब क्या होना चाहिए, नॉर्म, वैल्यूज, इथिक्स, कैसा होना चाहिए, ऑट टू, इस टाइप का। जबकि मॉडर्न में ज्यादा ये है कैसा है, जो वस्तु स्थिति है उसको मतलब एज इट इज। इट इज क्वालिटेटिव भी कहा सकता है, क्वांटिटेटिव ये ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप तो स्पेकुलेट करते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच होता है, बहुत ज्यादा डेटा कलेक्शन नहीं होती है। ये मॉडर्न अप्रोच का पार्ट है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या हो गया, क्वांटिटेटिव है, एनालिटिकल है, इम्पेरिकल है, साइंटिफिक है, ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट बेस्ड है, लाइक दैट। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, स्पेकुलेटिव है, फिलोसफिकल है, नॉर्मेटिव है, क्वालिटेटिव है। इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो सही आंसर इसमें है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप इस पे हम बाद में आते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है एंटी फाउंडेशनलिज्म है। मतलब कि जो जो फाउंडेशनल जो 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 कह सकते हैं कि मतलब किसी भी थ्योरी के कुछ बेस होते हैं कि उस पे आधारित रख करके आप जो है उसको लॉजिक दे सकते हैं, उसको वो नकारते हैं। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, ट्रांसडेंटल कोई रियलिटी नहीं है जिसके आधार बना करके कि हम जो कह सकें कि ये फाउंडेशन हमारे थॉट का है। एंटी रैशनलिज्म भी है। आपको पता है कि रीजन, रैशनलिटी से ट्रूथ को खोज लेना, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को, ये पोस्ट मॉडर्निज्म नकारता है। और एक क्लास के अंदर सॉलिडिटी है कि कोई क्लास है जो अलग है दूसरे क्लास से, इस टाइप की बात को भी वो नकारते हैं। तो ये इट इज नॉट ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये जो एक्सेप्ट मेटा नैरेटिव जो यहाँ लिखा है ये गलत है, इसीलिए ये सही आंसर है। इनफैक्ट ये मेटा नैरेटिव को रिजेक्ट करते हैं। क्या है मेटा नैरेटिव, होती क्या है? मेटा मतलब होता है अंदर, मतलब नैरेटिव का नैरेटिव, मतलब मेटा नैरेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, मान लीजिए हिस्टोरिकल नैरेटिव है कि अकबर और राणा प्रताप का युद्ध हुआ हल्दी घाटी में, उसमें अकबर ने उनको हराया। अब ये जो है एक नैरेटिव है, मतलब एक हुआ है हिस्टोरिकल इवेंट, उसको नैरेट कैसे किया जाता है, जरा सा आप इसको समझिए। हम लोगों के हिस्ट्री किताब में आप देखिए कि राणा प्रताप कैसे घास की रोटी खाते हैं, फिर भी वो लड़ते हैं, इतने बहादुर जाबाज होते हैं, लेकिन किसी तरह फिर भी वो जीत नहीं पाते हैं। फ्रिगेटिव के रूप में जो है अकबर उनको हरा देता है। तो ये जो नैरेटिव का एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, इसको मेटा नैरेटिव कहते हैं। इसको नकारता है पोस्ट मॉडर्निज्म। वो कहता है कि ये जो हिस्टोरिकल जो घटना हुई है उसको जो नैरेट किया जाता है वो पावर का फंक्शन है। उसको जो उस समय का जो पावरफुल सेक्शन होता है वो उसको जैसा चाहे, जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कई लोग कहते हैं कि कुछ टेक्स्ट बुक में राजस्थान में, मैंने नहीं देखा है लेकिन मुझे बताया गया कि शायद इसको भी इस नैरेटिव को लोग गलत मानते हैं। उसमें कहा जाता है कि नहीं, राणा राणा प्रताप ने जो है हरा दिया था, लेकिन उसको गलत नैरेटिव क्रिएट किया गया था मुगलों को बड़ा बताने के लिए। इस टाइप की बातें होती, मतलब नैरेटिव को चेंज करना। मैंने बहुत ज्यादा आपको बताया। तो इस तरह की जो ग्रैंड नैरेटिव होती है उसको नकारता है पोस्ट मॉडर्निज्म। वेरी गुड क्वेश्चन। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी डज नॉट इम्फेसाइज ऑन। अब डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी आपको पता है कि जहां पे कि मिल बैठ करके, मतलब डिस्कशन से, डेलिब्रेशन, डायलॉग से, स्पीच से, जब पीपल के बीच में चर्चा हो करके कोई पॉलिसी डिसीजन होती है डेमोक्रेसी में, उसको डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये तो सिविक कल्चर को प्रमोट करेगा ही, ओपन डिस्कशन होती है, कॉमन इंटरेस्ट होता है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़ी वो देखेगा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर जब उठते हैं तभी हम डेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम समाज के लिए सोचने लगते हैं जब हम डिस्कस करते हैं समाज की समस्याओं को। देखिए ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ए फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज प्रॉमिस्ड बाय। ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए लेकिन मैं कुछ चीजें और इसमें बताना चाहूंगा। ये तो पहले समझिए कि फेडरेशन जो अभी हम लोग देख रहे हैं जिस फॉर्म में, लगभग उसी टाइप की बातें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था हमारे पराधीन इंडिया का, मतलब प्री इंडिपेंडेंस का। यहाँ पे एक चीज, दो चीज बातें और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब फेडरलिज्म, समझ लीजिए प्रोविंसेस ऑटोनोमस हो जाएंगे। इसने जो है डयार्ची
डायरची मतलब होता था दो तरह के सब्जेक्ट, दो तरह के मिनिस्टर होते थे, एक जो जनता चुन के भेज रही है इनडायरेक्ट वे में ही, उनको कुछ सब्जेक्ट रूल करने दिए जाते थे, कुछ जो है रिजर्व्ड सब्जेक्ट होते थे जो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसके नॉमिनेटेड मेंबर उसको मिनिस्टर के रूप में काम करते थे। तो डायरची जो है इसने सेंटर में ले आया ये और स्टेट में खत्म कर दिया, मतलब प्रोविंसेस में खत्म कर दिया। डायरची जो प्रोविंसेस में लाई गई थी वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लाई गई थी। 1909 का जो एक्ट है इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, उसके तहत लाया गया था। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको कि मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, इसके थ्रू जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिख एंड मेनी अदर कम्युनिटीज को दिया गया था। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके तहत भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो कई क्लासेस को, डिप्रेस क्लास से लेकर लेबर क्लास, वुमेन, इन सब के लिए भी प्रोविजन इसमें था। अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि इसकी जो फेडरलिज्म के जो प्रोविजन थे वो कभी लागू हो नहीं पाए, एक्चुअली वो ऐसे ही रह गए, किताबों में रह गए। जब इंडिया आजाद हुआ और हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तब जाके फेडरलिज्म एक्चुअल में आया। तो ये इतनी सारी बातें आप जान लीजिए। तो यहाँ Which of the following amendment to the Constitution of India added the word secular socialist integrity? ये तो इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि इसके बगैर आप जाने हुए एग्जाम में मत जाइए किसी भी पीजीईटी में। और ये जो अमेंडमेंट है वो 42वां अमेंडमेंट है, जिसमें 3 वर्ड। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है? केवल एक बार, याद रखिएगा। 1976 में हुआ था, ये लिखा हुआ भी यहाँ पे है, इंदिरा गांधी ने किया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, इतने सारे चीजें इसमें बदल दी गई थी। तो यहाँ पे 3 वर्ड घुसाया गया था। The power of the president to promulgate मतलब issue, legal word है, promulgate ordinance during recess भी legal word है, मतलब जब पार्लियामेंट नहीं है सेशन में, तो किस आर्टिकल में है? तो ये तो चलिए आसान है कि आर्टिकल 1, 2, 3 है, बहुत आसान है ना, 1, 2, 3। अब यहाँ पे लेकिन 2-3 बातें और जान लीजिए। एक कि गवर्नर का जो पावर है वो 213, बस उसको 2 को इधर ले आइए तो 213 हो जाता है, ये भी याद कर लीजिए, कहीं पूछा सकता है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस कितने समय तक मैक्सिमम रह सकता है बिना पार्लियामेंट के पास हुए हुए, ये भी पूछा जाता है। ये है 6 महीने प्लस 6 वीक, याद रखिएगा। अब ये बड़ा अजीब सुन रहा था कि 6 महीने 6 वीक क्यों? उसका कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि एक बार यदि पार्लियामेंट बैठ जाए, मतलब उसका सेशन शुरू हो जाए, तो 6 वीक के अंदर इसको पास होना जरूरी, ऑर्डिनेंस को, नहीं तो लैप्स कर जाएगा अपने आप। और दो पार्लियामेंट के बीच का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है जिसमें वो बैठती है वो 6 महीने है। तो मान लीजिए पार्लियामेंट 6 महीने तक नहीं बैठी और फिर बैठी और 6 वीक के बाद पास कर दी, तो टोटल कितना ड्यूरेशन तक रह सकता है? 6 महीने 6 वीक। अब ये बहुत अच्छा क्यूरियस क्वेश्चन बन जाता है, ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। Who of the following, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, who of the following has argued that negative freedom is superior to positive freedom? ये आपको एक तरह से याद कर लेना चाहिए कि इसैया बर्लिन आपके सिलेबस में है, मैंने आपको पढ़ाया है। इसैया बर्लिन एक लिबरल पॉलिटिकल थिंकर थे, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज थे। उन्होंने लिबर्टी को दो बाइनरी अपोजिट में बांट करके उसको एक्सप्लेन किया, निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी के वो समर्थक थे। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव लिबर्टी बहुत क्लोज है लिबरलिज्म के आइडिया से। पॉजिटिव लिबर्टी को लिबरलिज्म अच्छा नहीं मानती है, उसको एक स्लिपरी स्लोप मानती है, इन वर्ड्स ऑफ इसैया बर्लिन, क्योंकि उनका मानना है कि पॉजिटिव लिबर्टी के नाम पे स्टेट जो है ऑथोरिटेरियन हो सकते हैं और वो जो है टोटलिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि यूएसएसआर और अदर्स में हुआ। इसलिए सही इसमें है इसैया बर्लिन। Who among the following said equals are to be treated equally and unequally? Injustice arises when equal are treated unequally and also when unequals are treated equally. तो ये जो proportionate आप कह लीजिए इक्वलिटी जो है कि इक्वल्स जो हैं वो इक्वल ट्रीट होने चाहिए, लेकिन अनइक्वल को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी की जो फीलिंग है जस्टिस में वो एरिस्टोटल की है, ये आपको याद रखना चाहिए। उन्होंने दो टाइप का प्रोपोर्शनैलिटी दिया, एक अर्थमेटिक और एक जो है जिसको आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल मेरिट बेस्ड प्रोपोर्शनल, जिसने जितना मतलब कि जितना समाज के लिए जो करता है उसको उसी रेशियो में प्रोपोर्शन में रिवार्ड मिलना चाहिए, ये जस्टिस है। और यदि किसी ने किसी के साथ रॉन्ग किया है, किसी ने किसी का 10,000 रुपए चुरा लिए हैं, तो उसको दंड जो है 10,000 रुपए का मिलना चाहिए। यहाँ पे अर्थमेटिक इक्वलिटी होगी, मतलब एग्जैक्टली जितना आपने किया है। यदि किसी ने किसी का जान ले लिया है तो उसमें जस्टिस ये है कि उसको भी जो है मतलब आप डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। ऑफ कोर्स वो डिबेटेबल है, तो वो जो है अर्थमेटिक इक्वलिटी है। अदरवाइज मेरिट बेस्ड जो है वो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी है, ये एरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट है।
यहाँ मैच करने का है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। जॉन रॉल को सबसे पहले आप वेल ऑफ इग्नोरेंस आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है क्या है उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। माइकल सैंडल जो है वो एक कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, लिबरल के ही कम्युनिटेरियन, लिबरल में ही एक जो धारा बहती है वो कम्युनिटी को ज्यादा वैल्यू देती है इंडिविजुअल के ऊपर। तो वो रॉल्स के थ्योरी के वो लोग क्रिटिक हैं, उनके अनुसार से समाज को बनाए रखना एक तरह कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ कह लीजिए लिबरल की वो धारा। तो माइकल सैंडल जो है उन्होंने एक बुक लिखा था द प्रोसीजरल रिपब्लिक एंड द अनइनकम्बर्ड सेल्फ। अनइनकम्बर्ड ये वर्ड बड़ा आपको कठिन लगता होगा, ये कई जगह रॉल्स के थ्योरी में भी आता है। इसका मतलब ये होता है ऐसा इंडिविजुअल जो कि कुछ भी ओन नहीं करता है सोसाइटी को, मतलब वो जो कुछ भी उसके पास में संपत्ति है, उसके पास मेरिट है, उसके पास में सफलता है, उसके लिए वो ये नहीं मानता है कि समाज ने हमको ये दिया है, हम कुछ उसको ऑब्लिगेशन है, मेरी सोशल ऑब्लिगेशन, जो गांधी जी और हम लोगों के जो थॉट में, जो इंडियन थॉट में है। तो इसको अनइनकम्बर्ड सेल्फ बोलते हैं। इसको मैकफर्सन ने जो है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म कह के डिराइड भी किया है, मतलब इसको इसकी निंदा भी की है। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कम्युनिटेरियन है, तो ये इस तरह के सेल्फ जो इंडिविजुअलाइज सेल्फ है या स्वार्थी सेल्फ है उसकी वो हमेशा निंदा करेंगे माइकल सैंडल। तो इसलिए आप माइकल सैंडल से प्रोसीजरल रिपब्लिक, ये तो उनकी बुक ही है। थॉमस पर्क जो है बहुत बड़े एक कॉस्मोपोलाइट्स कह सकते हैं। कॉस्मोपोलाइट मतलब क्या होता है, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना को मानते हैं कि हम एक देश के मेंबर केवल होने से नहीं होता है, हम पूरे देश में, विदेश मतलब पूरी दुनिया में कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए हमारी एक जिम्मेदारी है। ये जो भावना है विश्व बंधुत्व की उसको कॉस्मोपॉलिटिनिज्म बोलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसी व्यू के थे और माइकल थॉमस पॉक भी उसके बड़े बहुत बड़े एक थिंकर रहे हैं। माइकल वॉल्जर मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी एक कम्युनिटेरियन है जिन्होंने की कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। सो ये दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। Who among the following called the dominance of Congress rule in India as the Congress system? ये तो बिल्कुल आप आंख मूंद करके मार सकते हैं, ये है रजनी कोठारी। कांग्रेस सिस्टम, ये पीपीटी आपने देखा होगा पॉल साइंस हेल्प के चैनल पे। अब यहाँ पे आइए, ये भी मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में इस तरह की क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, वैसे बहुत अच्छे नहीं है कि कब ये सब फॉर्म हुआ है। तो तृणमूल कांग्रेस जो अभी बहुत न्यूज में है, 1998 में कांग्रेस से अलग होकर के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके एक साल बाद अलग होकर के शरद पवार ने इसको बनाया और दो तीन और लीडर ने, लाइक पीए सांगमा और तारिक अनवर एंड अदर्स। बहुजन समाज पार्टी कांसी राम ने बनाया था 1984 में। 1984 में भारतीय जनता पार्टी जो अभी रूल कर रही है और सबसे स्ट्रांग पार्टी है, वो 1980 में बनी, जो आडवाणी जी और वाजपेयी जी के एक तरह से फाउंडर उसके थे। तो चारों हम लोगों ने मिला लिया, ये सब याद कर लीजिए इसके फाउंडर कौन है। मैंने सबके बारे सभी पार्टी का आपको फाउंडर ही बताया। ऑफ कोर्स इसमें ममता बनर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस की फाउंडर है, अभी भी वो सबसे बड़ी लीडर उनकी हैं। रॉय मैक्रेडिस जो है उन्होंने काफी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में कहा है, लिखा है। उनके अनुसार से उन्होंने ये चार यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज दिया है और वो उन्होंने कहा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो पहले था, इसको अगेन आप, मैं वही बोल रहा था कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसमें से कौन कौन इसमें से अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन द पास्ट वॉज, मतलब आपको सेलेक्ट करना है कि जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ये इसमें कौन कौन से गुण यहाँ जो लिखे हैं वो उसके पार्ट हैं। अब ये क्वेश्चन एक आपको टिप्स भी देता है। क्या टिप्स देता है देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है नॉन पैरोकियल एंड एनालिटिक। अब जो ट्रेडिशनल है वो आपको एनालिटिक तो था नहीं, ये तो मॉडर्न है। और पैरोकियल क्या होता है, मतलब बहुत ही नैरो इंटरेस्ट हो, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट से, किसी गांव में के बारे में यदि आप हैं तो आप बोलेंगे मेरा गांव सबसे अच्छा है, इसको पैरोकियल थॉट बोलते हैं। और यदि आपका थॉट ऐसा नहीं है, आप बोलते हैं नहीं भाई सभी अच्छे हो सकते हैं, तो नॉन पैरोकियल। तो ये पैरोकियलिज्म भी जो है वो ट्रेडिशनलिज्म में थी। तो वन हो ही नहीं सकता है, एनालिटिक नहीं हो सकता है, नॉन पैरोकियल नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसमें, अब बाकी इसको मत देखिए आप, मैं ये टिप्स दे रहा हूं। अब आप देखिए कि यहाँ पे चूंकि तीन सही है, इसका मतलब एक ही गलत है और एक गलत आपको पहला ही मिल गया है। तो आप देखिए कि वन किसमें है, उसको आप क्रॉस कर दीजिए। इसमें वन है, इसमें वन है, इसमें वन है, केवल एक ही में वन नहीं है, इसीलिए यही सही है। मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूं कि बिना पढ़े हुए आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप बहुत श्योर हो कि ये ऑप्शन गलत है और इस टाइप के ऑप्शन सेलेक्ट हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एडवांस्ड कैपिटलिस्ट स्टेट्स? स्टेट्स मतलब नेशन। तो जो एडवांस्ड कैपिटलिस्ट नेशन है उनके बारे में ये इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो हाईली इंडस्ट्रियलाइज तो होंगे, लार्ज प्राइवेट ओनरशिप होगा, इलीट हेगोमनी, थोड़ा सा सोचते हैं इस पे, इक्वल पॉलिटिकल पावर तो है नहीं ना। मान लीजिए लग्जमबर्ग एक छोटा सा स्टेट है तो वो अमेरिका के बराबर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वो भी एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट है। तो एक ही बच जाता है इलीट हेगोमनी। इलीट हेजमनी, हेजमनी भी उसको बोलते हैं। इलीट हेजमनी होता क्या है? जो ग्रामस्की ने कहा कि जहाँ पे इलीट्स जो कहिए कि जो बहुत ही डोमिनेंट क्लास है, जो इकोनॉमिकली या सोशली बहुत ही प्रॉस्परस है, जो एक तरह से लीड करता है, जिसको आप संभ्रांत कह सकते हैं, वो जो वर्ग होता है वो कैसे हेजोमनी करता है? वही किताब लिखता है, वही ओपिनियन बनाता है, वही मीडिया में आता है, वही पिक्चर बनाता है, न्यूज़पेपर निकालता है। तो उसकी जो थॉट है ना वही मेटा नैरेटिव हो जाती है। जो घटनाएं हो रही हैं वो तो नैरेटिव है, उसको कैसे आपको बताना है वो जब इलीट अपने इंटरेस्ट से एक नैरेटिव क्रिएट करके आपको बताते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कॉमन मैन को, मासेस को, कि एक्चुअल में नैरेटिव क्या है। जो आपको बताया जाता है वही वही आपको समझ में आता है। ये जो है इसको हेजमनी कहते हैं। आपके दिमाग पे वो कब्जा होता है। आपको बताया जाएगा कि नहीं यही अच्छा है, लिबरलिज्म सबसे अच्छा है, लिबरल डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है, कैपिटलिज्म अच्छा है, फासिज्म बुरा है, सोशलिज्म बुरा है, कम्युनिज्म बिल्कुल बुरा है। तो आपको लगेगा कम्युनिज्म बुरा है क्योंकि आपको ऐसा क्रिएट किया गया है, नॉलेज क्रिएट किया जाता है इस टाइप से। तो वो इलीट हेजमनी है और ऐसा होता है एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट में। हु सेड, तो इसका सही आंसर है डी। हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विद द accomplishment ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि आपको जो है एक लक्ष्य दिया जाता है, कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं और आपको उसको पूरा करना होता है गिवन टाइम में। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है। तो ये लूथर गुलिक ने कहा था, जिन्होंने की पोस्ट कॉर्प की भी जो है, जो एक्रोनेम है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड सारा कुछ बजटिंग आती है। मतलब जितने भी आप फंक्शन सोच सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के, वो इस एक्रोनेम में शामिल हैं। ये भी लूथर गुलिक ने ही दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ये सुनते ही आपको फ्रेडरिक्स का याद आना चाहिए, जिन्होंने की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोलॉजिकल थ्योरी दिया। सेकेंड फैक्ट में बता रहा हूं। और ये बेसिकली क्या है, अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं टाइम बचाने के लिए, बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री है। पहले तो आप डेवलपिंग कंट्री, फ्रेडरिक्स ने डेवलपिंग कंट्री को प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा है, इसलिए ये डेवलप तो पहले ही काट दीजिए, डेवलप्ड, डिफरेंट सोसाइटी काट दीजिए, दो डेवलपिंग है। अब यहाँ पे स्टडी ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है जो दूसरे क्वेश्चन में, कि ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है। क्यों? क्यों उसने ये कहा था प्रिज्मेटिक सोसाइटी में कि यहाँ ओवरलैप है, एक स्ट्रक्चर बहुत सारा फंक्शन कर रहा है, और मतलब बहुत सारे फंक्शन एक स्ट्रक्चर के द्वारा भी किए जा रहे हैं, जबकि जो डेवलप्ड सोसाइटी है वहां पे हर स्ट्रक्चर जो है एक अलग फंक्शन करता है, और जो फ्यूज्ड सोसाइटी या ट्राइबल सोसाइटी है वहां पे एक ही स्ट्रक्चर होता है जो सारा फंक्शन करता है। लेकिन उसके बीच में डेवलपिंग सोसाइटी है जहां पे कि अभी लाइट जो है रिफ्रैक्शन के बीच से गुजर रहा है, मतलब अभी वो रिफ्रैक्ट हुआ नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा। हु कॉइंड द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये न्यू पब्लिक एनपीएम मैंने आपको पढ़ाया है। क्रिस्टोफर हुड ने अपने इस बुक में ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन, ये बुक उन्होंने 1991 में लिखा था। उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को क्वाइन किया, जो मार्केट बेस्ड अप्रोच जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, जहां की प्राइवेट कंपनी जो है, कॉरपोरेट, उनके मैनेजमेंट प्रैक्टिस और स्टाइल को गवर्नमेंट में अपनाने की बात हुई थी 90s में, थैचर और रेगन एरा में। उसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हुड ने कहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया? मैंने आपको पढ़ाया है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अभी भी जो नेशन स्टेट की परिकल्पना है या इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से बहुत ज्यादा प्रभावित है, ऐसा कहा जाता है। अगेन ये एक मेटा नैरेटिव है, मतलब नैरेटिव की नैरेटिव है, ऐसा हमें बताया जाता है। सो
लेकिन इसमें जो एक बात नहीं है वो तो आप सीधा देख सकते हैं कि क्या चर्च और स्टेट को कन्वर्ज कर दिया, ऐसा कभी होगा क्या? ये तो मॉडर्न टाइम में तो इस सेकुलरिज्म को माना जाता है, उसकी शुरुआती मॉडर्निटी की शुरुआती सेकुलरिज्म से, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए सही आंसर है सी। तो बाकी आपको नॉलेज दे रहा है कि स्टेट सोवरेनिटी है, लीगल इक्वलिटी ऑफ स्टेट है, रूल ऑफ लॉ है, एक दूसरे के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, ये सारी जो बातें हैं वो वेस्ट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की, जिसको अभी भी माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर एजम्पशन ऑफ नियो रियलिज्म? तो अब इसमें नॉट अगेन है, ये सब नॉट वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आपको तीन जो हैं वो फैक्ट ये देते हैं क्योंकि एक ही गलत होता है, नॉट है। तो अब देख लीजिए, जैसे कि पहले नॉट को तलाशते हैं, स्टेट्स आर मेनली इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट गेन, ये गलत है। क्यों? मतलब इसका मायने क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान जो है कोई ट्रीटी कर रहा है, अब उसमें जो है उसको जो मिलना था, मान लीजिए कि वाटर ट्रीटी कर रहा है, इंडस वाटर, पहले उसको मान लीजिए कि 100 गैलन मान लीजिए वाटर मिल रहा था, और अब इस ट्रीटी के बाद उसको जो है 150 गैलन मिल रहा है, तो पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि हमको 50 गैलन एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये एब्सोल्यूट गेन है। लेकिन पाकिस्तान बोलेगा नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इंडिया को पहले मान लीजिए 100 मिल रहा था, अब उसको 250 मिल रहा है, तो उसको तो 150 ज्यादा फायदा हुआ, मुझे तो केवल 50 हुआ, तो रिलेटिव गेन तो मेरा कम हो गया, तो ये अनजस्टिफाइड ट्रीटी मैं नहीं मानता। तो ये रिलेटिव गेन को ज्यादा देखते हैं नियो रियलिज्म में, जबकि जो नियो लिबरलिज्म है उसमें माना जाता है कि नहीं, स्टेट इतना स्वार्थी नहीं होता, यदि किसी ट्रीटी कोई कोऑपरेटिव वेंचर से यदि उसको कुछ फायदा हो रहा है एब्सोल्यूट गेन, तो वो माइंड नहीं करता है कि दूसरे को कितना फायदा हो रहा है, इसलिए एब्सोल्यूट गेन जो है ये कॉन्सेप्ट रियलिज्म का है, नियो हो चाहे क्लासिकल हो, और रिलेटिव गेन जो है लिबरलिज्म का है, इसलिए ये तो गलत हो गया। तो अब तीन केवल पढ़ लीजिए जो सही है। तो नियो रियलिज्म का आपको कोर फाउंडेशन पता लग जाएगा कि स्टेट्स आर रैशनल एक्टर, यस। स्टेट्स सी अदर स्टेट्स एज पोटेंशियल थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी, यस। द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम प्रेजेंटेड बाय एनआरकी इज सर्वाइवल, 3S मैंने आपको बताया है ना, कि सेल्फ हेल्प है, सर्वाइवल है, स्टैटिज्म है, मतलब स्टेट जो है मेन एक्टर है, ये दोनों ही में क्लासिकल और नियो रियलिज्म में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको हमेशा आ सकता है, वो है कि नियो रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म में क्या फर्क है? दोनों में बेसिक फर्क ये है कि नियो रियलिज्म जो एनार्की का जो एक तरह से कारण जो मानता है, वो है कि स्ट्रक्चर जो ग्लोबल ग्लोबल स्टेट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जहां पे कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है और रिलेटिव पावर बहुत अलग है, वो बेसिस है इस सिचुएशन का, अनार्किकल सिचुएशन का, ना कि ह्यूमन नेचर। मतलब क्लासिकल रियलिज्म में माना जाता है कि स्टेट जो है जस्ट एक व्यक्ति की तरह बिहेव करता है, जैसे एक व्यक्ति स्वार्थी है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपना इंटरेस्ट देखता है और बहुत डरता है कि दूसरा हम पे अटैक ना कर दे, अपने को सेल्फ प्रिजर्वेशन की फीलिंग होती है, उसी तरह से स्टेट भी बिहेव करता है। इस बेसिस पे मॉर्गनथॉउ ने जो है वो क्लासिकल रियलिज्म की नींव रखी थी, उसको नियो रियलिज्म काटता है, वो कहता है कि ह्यूमन नेचर नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबल स्टेट सिस्टम एंड रिलेटिव पावर, डिफरेंसेस इन रिलेटिव पावर between the state, those are the reason for such anarchical जो स्टेटस है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, वो तो ये जो है इसलिए इसको स्ट्रक्चरल नियोरियलिज्म भी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, द स्टार वॉर्स वॉज इनिशिएटेड बाय यूएसए एज ए पार्ट ऑफ। तो पहले स्टार वॉर के बारे में देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका एक्चुअल नेम जो था स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था, एसडीआई, जिसको निक नेम कह दिया गया स्टार वॉर प्रोग्राम। क्यों स्टार वॉर कहा गया? क्योंकि ये था क्या बेसिकली, कि आप पर कोई मिसाइल से अटैक करे तो उसको आप एयर में ही उसको जला दें, तो ऐसा देखने में लगेगा कि आसमान में स्टार में जो है वॉर हो रहा है, तो इसलिए इसको स्टार वॉर कहा गया। इस पे सीरियल भी बनी, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सही आंसर है ए। Which of the following does not figure in Almond and Barwa's classification of political culture? पता है आपको कि इन्होंने एक बुक लिखा था सिविक कल्चर, उसमें इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को डिवाइड किया था तीन टाइप में, आलमंड और बारवा ने, सिडनी बर्वा एंड गैब्रियल आलमंड ने। ये था पैरोकियल सब्जेक्ट, पार्टिसिपेटिव मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन इसका बेसिस ये था कि उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल कल्चर तीन टाइप के ओरिएंटेशन को शो करती है, मतलब जो पीपल का जो ओरिएंटेशन है, जो भावना है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, वो तीन टाइप की हो सकती है। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, की उनको जस्ट पता है कि हाँ पॉलिटिक्स क्या होता है, कौन लीडर है, बहुत ज्यादा लेकिन
उनसे अफेक्शन नहीं है। एक अफेक्टिव ओरिएंटेशन है, मतलब कि वो अच्छा भला बुरा समझते हैं, वो कुछ बुराइयां भी समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये हमारे सिस्टम में अच्छा है। तो इस टाइप का जो है अफेक्टिव ओरिएंटेशन है, लेकिन उतना ज्यादा वो इवेल्युएट नहीं करते हैं। और फाइनल बहुत मैच्योर्ड यदि सिटीजनशिप हो, बहुत क्लोज एसोसिएशन हो, ओरिएंटेशन हो पॉलिटिक्स के तरफ, तो ये इवेल्युएटिव हो जाते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है। तो उस बेसिस पे उन्होंने जो है 3 टाइप के बताया है। मतलब कि पैरोकियल सब्जेक्ट, पैरोकियल मतलब बहुत ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है, उस टाइप का सिविक कल्चर, इनडिफरेंट टाइप का, मतलब पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है। सब्जेक्ट है कि ठीक है कोई राज करे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हाँ हमको पता है कि कौन पार्टी रूल कर रहा है एंड ऑल। एंड पार्टिसिपेटिव जो एक्टिव सिटीजनशिप जो डेवलप्ड वर्ल्ड में होती है, जिसको उन्होंने सिविक कल्चर कहा। मतलब इन दोनों को मिला करके जो कल्चर है उसको उन्होंने सिविक का बेसिकली। हु ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटेड न्यू फेडरलिज्म, ये सीधा जान लीजिए रोनाल्ड रीगन ने किया था। न्यू फेडरलिज्म क्या है, जो इंडिया में भी अभी भी बात होती है, मतलब स्टेट को ज्यादा पावर दो, सेंट्रलाइजेशन कम करो, उसको ज्यादा पैसे दो, जो होना है वो स्टेट में होगा। तो ये फीलिंग इंडिया में अभी नहीं आई है, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इंडिया उस दिन बहुत आगे चला जाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम जो है मतलब इंप्लीमेंट करेगी, नीति निर्धारण करे पूरे कंट्री के लिए, डायरेक्शन दे, स्टेट को हेल्प करे एक बिग ब्रदर के जैसा, लेकिन करने दे स्टेट को। स्टेट एक्चुअली वो जगह है जहां पे कि एक्शन होता है, जहां गेम खेला जाता है, आप दिल्ली से नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको ही न्यू फेडरलिज्म कहा गया, रोनाल्ड रीगन ने किया, अमेरिका में इसको काफी अच्छा माना गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु सेड पब्लिक पॉलिसी इज ए पर्पसिव कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोड बाय एन एक्टर और ए सेट ऑफ एक्टर इन डीलिंग विद प्रॉब्लम और मैटर्स ऑफ कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पब्लिक पॉलिसी का, और ये एंडरसन ने दिया है। हु सेड, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बेकार क्वेश्चन होते हैं, कौन याद रखता है इसको कि किसने क्या कहा, और इस टाइप के। अब ये वाला आप सेकंड देखिए, बजट इज, किसने कहा, बजट इज समथिंग मच मोर देन ए मेयर एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। अब ये तो मैं खोज भी नहीं पाया आप लोगों के लिए, आई डोंट नो, मे बी नेग्रो एंड नेग्रो, बट आई डोंट नो। और मैं, आप खोजिए, आपके लिए एक टास्क है, किसने कहा। मतलब इट्स ए सच ए अर्बिट क्वेश्चन। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट, ये अच्छा है क्योंकि स्मार्ट एक गुड गवर्नेंस का एक तरह से एक्रोनेम है, कि ऐसा गवर्नेंस जो सिंपल हो, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव हो, तो वो स्मार्ट गवर्नेंस है। तो ये सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ द हाइपर ग्लोबलिस्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाइपर ग्लोबलिस्ट कौन होते हैं? आप 2-3 तरह से आप ग्लोबलाइजेशन के जो समर्थक या अपोजिशन है उसको नाम दे सकते हैं। जो बहुत ज्यादा समर्थक है, जिनको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन एकदम जबरदस्त हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है, उनको हाइपर ग्लोबलिस्ट बोलते हैं। और जो स्केपिस्ट हैं, वो हैं जो कि ऐसा नहीं है, वो मानते हैं ग्लोबलाइजेशन एक मेटा नैरेटिव है। अगेन मैं बार बार आपको मेटा नैरेटिव समझाने को, ये एक एक्चुअल नैरेटिव नहीं है, उसको आपको नरेट किया जा रहा है इस तरह से कि पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बहुत अच्छा है। और दूसरा जो है ट्रांसफॉर्मेटिव है, बीच बीच का रास्ता जो अपनाते हैं। तो हाइपर ग्लोबलिस्ट आप यदि देखें तो ये वो क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इस तेजी से हो रहा है कि नेशन स्टेट तो समझो गया, उसका तो कोई मायने नहीं है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है, ग्लोबल विलेज हो गया। ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं। तो इसलिए इसमें सही क्या है कि स्टेट एंड जियो, ये देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट द डिमाइस ऑफ सोवरेन नेशन स्टेट, ऐसा वो मानेंगे, लेकिन ये सही है नहीं। लेकिन इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ही सही है, और आंसर है ए। बाकी आप पढ़ लीजिए, और मैं टाइम इस पे जाया नहीं कर रहा हूं। ये सब जो है हाइपर ग्लोबलिस्ट नहीं कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ओरिजिनेटेड इन द रिपोर्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन दिया है अपने ही पीपीटी से, जिसमें यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी ने 1994 में पब्लिश किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। उसमें फर्स्ट टाइम एकदम साफ साफ कहा गया ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, और उसको जो है वो फोकस में ग्लोबल एजेंडा में लाए उन्होंने। फ्रीडम ऑफ फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, इन विच फ्रीडम टू लिव इन डिग्निटी वॉज एडेड लेटर ऑन। तो उन्होंने कहा कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट, एंड बाद में फ्रीडम टू लिव इन डिग्निटी, ये सब जो है ह्यूमन सिक्योरिटी। बेसिकली ह्यूमन सिक्योरिटी एक लाइन में समझिए तो वो बात है जैसे ह्यूमन राइट है, यानी कि एक आप राष्ट्र को, नेशन को सुरक्षित कर देंगे तो उससे वहां की जनता जो है, वहां के रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं हो जाते हैं।
ह्यूमन सिक्योरिटी वो है जो एक आदमी को, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहा हो, उसको सुरक्षित बनाए। सुरक्षित इस मायने में कि वो आदमी सेफ सिक्योर फील करे, उसका लाइवलीहुड ना छीना हो, उसका हेल्थ केयर रखने वाला कोई हो, ओल्ड हो तो उसका ओल्ड एज केयर हो, इस टाइप की जो बातें हैं, उनका ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो, उसको बेसिक राइट्स मिले, ये यदि सभी ह्यूमन को है, इंडिविजुअल को है पूरी दुनिया में, तो ह्यूमन सिक्योरिटी है। ये नहीं कि यदि एक कंट्री का मिलिट्री यदि बॉर्डर को घेर के खड़ा हो जाए तो उसके रहने वाले सारे लोग जो हैं वो एकदम सुख में हो जाएंगे और सिक्योरिटी हो जाएगी। ये यही कॉन्सेप्ट है यूएनडीपी का। सो आप समझ गए होंगे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द सही एंड करेक्ट आंसर। Which of the following statement is not correct about the term tragedy of the common? Tragedy of the common एक बुक लिखी गई थी गैरेट हार्डिन के द्वारा, ये भी मैंने आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये देखिए, ये तो है ही करेक्ट कि ये बताता है कि एक कन्फ्लिक्ट है इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट का। कॉमन ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि गांव में जो है एक कॉमन मैदान है जहां पे कि लोग अपने गाय भैंस को चराते हैं, लेकिन सबको लगता है कि अरे भाई थोड़ा सा और मेरा गाय चढ़ लेगा तो क्या घास तो उगी जाएगी। ये यदि सब लोग सोचेगा तो क्या होगा? मतलब सभी घास को एक ही दिन गाय भैंस खा जाएंगे कुछ ही दिनों में और वो बंजर हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन। मतलब सब लोग सोचते हैं इंडिविजुअल के, अरे थोड़ा थोड़ा मैं कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन सब लोग यदि ऐसा सोचते हैं तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाती है। तो यही जो है जेरेट हार्डिन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स टू द रैशनलिटी इन द यूज ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज हेल्ड इन कॉमन। यस, रैशनल उसका अप्रोच होना चाहिए, उसको बचाइए। इट आर्ग्यूज दैट एक्सप्लॉइटिंग ओपन एक्सेस रिसोर्सेज विल ब्रिंग कलेक्टिव डिजास्टर, जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए इसको पढ़ लीजिए, ये गलत है, इसका सही आंसर है डी। 29 number question, let us see who of the following said that Plato's Republic is a dramatized philosophy of human life? अब ये तो इतना अगेन एक अर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन चलिए आई कुड सर्च फॉर यू कि ये सीबी मैकफर्सन ने कहा था। सीबी मैकफर्सन एक कैनेडियन हैं, एक थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड, उन्होंने पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। जो हॉब्स और लॉक का जो इंडिविजुअलिज्म था उसकी वो क्रिटिक हैं। उन्होंने कहा कि वो एक मतलब एक स्वार्थी सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल की परिकल्पना है, और वो जो समाज है वो एक एटोमिस्टिक समाज है, मतलब व्यक्तिवादी समाज है, और वो कम्युनिटेरियन फीलिंग को खत्म करता है, लाइफ को वो थोड़ा और कम अच्छा बनाता है, वर्चुअस बनाता है। तो मैकफर्सन ने ये भी कहा प्लेटो के बारे में। Amongst the following whose political theory is based on nominalism? आप में से कई लोग nominalism नहीं जानते होंगे क्या है, मैंने भी आपको नहीं बताया है। nominalism जो है फिलॉसफी में एक टर्म है, ये एक डॉक्ट्राइन है जिसमें ये माना जाता है कि जो यूनिवर्सल और जनरल आइडियाज जो हैं वो केवल नाम है किसी रियल चीज का, अपने आप में उसका कोई खास कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कोई बोले कि गुडनेस, स्ट्रेंथ, इस टाइप की क्या बात है? मतलब ये कुछ आपने देखा है क्या गुडनेस? तो आप एक गुड व्यक्ति को देख सकते हैं तो उससे आप जोड़ सकते हैं। तो यही नॉमिनलिज्म है कि इवन नंबर्स, मतलब कोई हम बोलते हैं 5, तो क्या मायने, हम तो केवल एक रियलिटी से एसोसिएट करते हैं। एक 5 फीट का एक लंबा कपड़ा ले लीजिए या टेबल, वो 5 फीट है, वो रियलिटी है, लेकिन 5 अपने आप में कुछ मीनिंग नहीं रखता है। तो ये इस टाइप की एक तरह समझिए कि रियलिज्म, कि जो है जिसको छू सकते हैं वही चीजें हैं, वो जो आइडियाज हैं वो केवल मेयर जो हैं वो नेम है किसी कॉरस्पॉन्डिंग रियलिटी का, अपने आप में उसका कोई वजूद नहीं है। इस टाइप के जो थॉट हैं, तो आप अब तक समझ गए होंगे कि इसमें से रियलिस्ट यदि आप देखेंगे तो ये सब कोई उस टाइप के रियलिस्ट नहीं है जैसे हॉब्स हैं। इसलिए हॉब्स जो है नॉमिनलिज्म के बेसिस पे अपनी थ्योरी देते हैं। Who among the following gave the revolutionary slogan all power to the Soviet? अब इसमें से यदि आप देखेंगे ना तो आप खुद ही काट के निकाल देंगे। कार्ल मार्क्स को सोवियत से क्या मतलब? जिस समय में कार्ल मार्क्स थे उस समय में कोई रसिया में रिवॉल्यूशन की बात तो नहीं थी। माओ से तुंग जो है या माओ जेदांग सोवियत नहीं, वो तो चाइना में थे। तो एंगल्स भी मार्क्स के साथ में थे, तो एक ही बच जाता है लेनिन, और यही सही आंसर है। Which of the following pair is correctly matched? अब ये तो मैं करने वाला नहीं हूं, इसका कोई मायने ही नहीं है, आप देख लीजिए किस टाइप की क्वेश्चन है। Who said the king is a logical outcome of social need? ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत राजा बना है, कोई डिवाइन नहीं है। तो इसमें से देखिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे यदि
स्टेट या किंग का यदि परिकल्पना कोई किया तो मनु, वेद व्यास, कौटिल्य को आप तो ऐसा नहीं कर सकते। सबसे वैसे बहुत ही कंफ्यूजिंग है इसमें से, कि कौटिल्य भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लगभग देते हैं, लेकिन ये भी जो है बात थोड़ी डिवाइन जैसे करते हैं, और बहुत ज्यादा थ्योरी दिया भी नहीं। अग्ना सुत्ता जो है, जो गौतम बुद्ध का या कहिए बुद्धिज्म की जो थॉट है, वो बिल्कुल ऐसा है जो कि किंगशिप को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम मानते हैं। तो ये एक एंशियंट कॉन्सेप्ट था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इंडिया में, जिसको बाद में आप देखते हैं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस हॉब्स, लॉक, रूसो एंड कांत एंड ऑल इन सब में। तो अग्ना सुत्ता इज द राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस साल अबुल फजल का असैसिनेशन हुआ था? मुझे नहीं जानना है, आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी, जब मैं इस तरह कहता हूं तो आप सोचते होंगे कि सर ने क्वेश्चन छोड़ दिया। इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है। द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स विथ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी किसके साथ? तो एरिस्टोटल तो डेमोक्रेसी के समर्थक ही नहीं था, आपको पता होना चाहिए। वो उसको मोबोक्रेसी बोलते थे, मॉब का रूल। सिसरो तो रोमन थे, वहां पे भी इस टाइप की डेमोक्रेसी नहीं थी। लॉक जो है उसको भी हम नहीं कह सकते कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के समर्थक थे। रूसो जो है उसको आप कह सकते हैं यस। तो सही आंसर है डी, क्योंकि इन्होंने कहा था पार्टिसिपेटरी मतलब जनरल विल, सब मिल करके बनाए। पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है पीपल में निहित है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन क्या होता है? जबरदस्ती आपको जो आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है। हम लोग के यहाँ फॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन बहुत सारे जब वर्ल्ड वॉर्स हुए थे 2 बार, तो यंग लोगों को जबरदस्ती आपको 2 साल आर्मी में सर्व करना ही करना है। तो इसको कई लोग बुरा मानते हैं, लेकिन एक इसमें से थिंकर हैं जो इसको कहते हैं कि ये कोई अनवारंटेड नहीं है, मतलब ऐसा कोई बुरा नहीं है। अब ये भी कितना आर्बिट क्वेश्चन है, बट एनीवेज ये इस जेंटलमैन ने कहा था इसको। इन्होंने खुद आर्मी में सर्व भी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट्स राइटिंग? ये तो चलिए रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है, रटन टू टाइप की रोट लर्निंग। अब इसमें से सारा उन्होंने लिखा है, थॉट्स एंड एजुकेशन ऑफ डॉटर्स लिखा है, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, और ये तो उनका सेमिनल क्रिएशन है, ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। ये उन्होंने नहीं लिखा, ये किसने लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया, पढ़ लीजिए। Who among the following is regarded as the father of Indian Renaissance? ये तो आप आंख मूंद के कह सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय। नेम रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका जहां गांधी जी को ठेल के गिरा दिया गया, पुश कर दिया गया, और उनकी पूरी जो है जीवन बदल गई, और उन्होंने ठान लिया कि हम इस अन्याय से लड़ेंगे। वो रोजा पार्क्स जैसी बात हुई, जिसको बस में जो है हटा दिया गया था, ये उसी टाइप की इवेंट कई साल बाद गांधी जी के ऐसा हुआ रोजा पार्क्स के साथ यूएस में, और उससे सिविल राइट मूवमेंट हुई, और ब्लैक्स को जो है सेग्रीगेशन वाली जो है उससे मुक्ति मिली अमेरिका में। अब यहाँ इन्होंने कुछ स्पेलिंग उसमें गलत कर दिया है। ये सही स्टेशन जो है वो पूरा नाम है इसका पीटर मैरिट्सबर्ग। अब यहाँ पे तो उन्होंने पीटर हटा ही दिया है, तो आप देख सकते हैं मैरिट्सबर्ग आप रख सकते हैं, मेरिटबर्ग शायद इसको, ये आप सही मान सकते हैं। यदि आप इससे कंपेयर करें तो ए, वैसे ठीक से इन्होंने फ्रेम नहीं किया है। यहाँ इंटरेस्टिंग ये जानना है कि गांधी जी को क्यों ठेल के गिरा दिया गया था। हुआ ये था कि उस समय में साउथ अफ्रीका में सेग्रीगेशन का लॉ था। सेग्रीगेशन से मैंने आपको बताया, रोजा पार्क्स को भी झेलना पड़ा। ये कितना गंदा सा रूल था कि व्हाइट जो है अलग बैठेंगे कंपार्टमेंट, मतलब अलग बोगी में बैठेंगे कोच में, और ब्लैक अलग बैठेंगे, मतलब ब्लैक और व्हाइट मिक्स नहीं होंगे। ये कितनी बुरी बात थी, रेसिलिज्म एट इट्स पीक साउथ अफ्रीका में। गांधी जी बेचारे को पता नहीं था, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, वो फर्स्ट क्लास के कोच में बैठे थे आराम से, वैलिड टिकट लेके। टीटी आया, उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों बैठे? उन्होंने बोला मैंने तो टिकट लिया। बोला कि आप तो व्हाइट हो नहीं। तो उन्होंने व्हाइट और ब्लैक से क्या होता है, तो उन्होंने आर्गूमेंट किया, तो उनको धक्का दे करके नीचे फेंक दिया। ऐसे पुलिस करते ही है इंडिया में भी, यदि आर्गूमेंट आप करेंगे तो पुलिस आपके साथ इंडिया में अभी भी करेगी। आजाद इंडिया में भी यदि आपने कोई रूल के अगेंस्ट किया और यदि आपने जस्टिफिकेशन दिया कि भाई ये रूल क्यों है, तो आपको वो कोई भाषण से नहीं सुनेंगे। वो रात के अंधेरे में से गांधी जी को ठेले गिरा, आपको भी ठेल के गिरा सकते हैं। सॉरी फॉर बीइंग सो क्रिटिकल ऑफ आवर पुलिस सिस्टम। इन विच ईयर सावरकर वॉज इलेक्टेड? तो सही इसमें जो है मैरिट्सबर्ग यहाँ है, लेकिन सही नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग। In which year Savarkar was elected as president of Hindu Mahasabha? ये तो बहुत ही रोट लर्निंग का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अपने सावरकर वाले वीडियो में बताया है 1937 से लेके और 43 तक वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे थे। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
लिबरल, बहुत सारे फेमिनिज्म को मिलाने के लिए कहा गया है। लिबरल फेमिनिज्म आपको पता है वो सिंपली बहुत ही आसान उनका एक डिमांड होता है कि इक्वल राइट वुमेन और मेन को दे दो, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है वो वही रहेगी जो अभी है, मतलब लिबरल। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ऑफ कोर्स वुमेन के ऑपरेशन को एक क्लास लेंस से देखती है, तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ क्लास सोसाइटी मानती है। रेडिकल फेमिनिज्म तो आपको पता है, वो तो कहेंगे कि औरतों को बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है, मर्दों की जरूरत नहीं है, औरतें अपने खुद में रह सकती हैं, खुद में ऑटोनोमस है, इस टाइप की बातें करती हैं। तो इशू ऑफ सेपरेटिज्म एंड लेस्बियनिज्म ये सब कह सकते हैं। ब्लैक फेमिनिज्म जो है वो है एम्फेसिस ऑन रेशियल डिफरेंसेस, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। Who said one is not born but rather becomes a woman, मतलब कि women are not born but made। ये फेमस जो वर्ड है ये सेकंड सेक्स नाम के बुक में सिमोन दे बेवर ने कहा है, जो कि सेकंड वेव फेमिनिज्म की सबसे बड़ी एक तरह से फेमिनिस्ट रही हैं। उनकी बुक भी याद कर लीजिए सेकंड सेक्स, और उनका ये लाइन भी कि वुमेन आर नॉट बोर्न बट मेड। यहाँ पे अगेन फेमिनिज्म से क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए कि उड़ीसा वाले ने क्या किया है, जो उड़ीसा सेंट्रल या ओडिशा का लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक बर्स्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फेमिनिज्म पे है तो लगातार फेमिनिज्म पे भी देखिए ये फेमिनिज्म पे चल रही है। वैसे ये अच्छा भी है, ठीक भी है। यहाँ पे देखिए ब्रेटी फ्रेडमैन जो है बहुत फेमस एक फेमिनिस्ट हैं, ये भी सेकेंड वेव फेमिनिज्म हैं। इन्होंने जो बुक लिखा है बेटी फ्रेडमैन ने, वो है द फेमिनिस्ट मिस्टिक। फेमिनिस्ट मिस्टिक क्या है, थोड़ा सा मैं एक लाइन बताता हूँ। मतलब उनका ये कहना था कि अमेरिकन वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में कि ये एक गलत नैरेटिव क्रिएट किया गया, अगेन मेटा नैरेटिव, कि वुमेन जो है एक अच्छी मदर और अच्छी गृहिणी बन के बहुत खुश होती है। यदि उनका मैरिज सफल है, उसका सेक्स लाइफ सफल है, यदि उनको परिवार में इज्जत मिल रही है, वो अच्छी मदर हैं, तो वुमेन का हो गया, फ्लडिस्ट लाइफ हो गया। उनका कहना है नो, ये रॉन्ग है, आपको भ्रम है, मिस्टिसिज्म है। वुमेन को चाहिए वही चीज जो मेल को भी चाहिए, अचीवमेंट, कैरियर, अपना ओन वजूद, केवल फैमिली में मदर और होम मेकर होने का नहीं। तो ये इनका कहना था। केटे मिलेट जो है वो भी बहुत बड़ी, इनफैक्ट वो एक कह सकते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया सेकेंड वेव को सेमन डे वेवर सबके साथ में। उन्होंने लिखा है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, या मैंने लिखा भी ये बात, सेक्सुअल पॉलिटिक्स ये है जो कि सेकंड सेक्स से काफी मिलता जुलता है। उसमें उनका कहना है कि कैसे जो है पैट्रियार्की जो है वो सेक्सुअल डिपिक्शन जो वुमेन का होता है लिटरेचर में, फिल्म को, उसको किस तरह से वो अफेक्ट करता है, कैसे उसको नरेट किया जाता है, अगेन एक मेटा नरेटिव। तो ये जो है कैटे मिलेट का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि सेक्स और जेंडर जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे घुस आता है, जो कि पर्सनल इज पॉलिटिकल जो नारा है वो उससे जुड़ा हुआ है। देन इन दोनों को जस्ट आप देख लीजिए, ये सही मैच है। जो फिग्स ने जो लिखा है पैट्रियार्कल एटीट्यूड, और ग्रीन ने लिखा है द फीमेल इनंच। फीमेल इनंच बेसिकली वो ये कहती हैं कि एक तरह से इमेस्कुलेटेड वुमेन बन जाती है। वुमेन को जैसे ना घर में बंद कर देना, या कल घर के चार दीवारी में बंद कर देना, और उनको होम मेकर, मदर और इस टाइप का केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से उनका जो बेसिकली फेमेनाइन भी सूख जाता है, वो तरह से फीमेल भी नहीं रहती हैं, वो एक इनंच जैसी बन जाती हैं। मतलब समझ लीजिए कि उनका पूरी वाइटलिटी खींच ली गई यदि उनको एज ए इस तरह से जो वुमेन का जो ट्रेडिशनल रोल में बांध दिया जाए। ये इनका ग्रीड का कहना था। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉर्मेशन, ये भी जो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको अरेंज कर लीजिए इस टाइप के। आई डोंट नो क्यों किसी को ये सब याद रखना चाहिए। Who of the following is not a eco-feminist? ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन अब इको फेमिनिस्ट नहीं है, लेकिन चलिए मैंने इसको थोड़ा रिसर्च करके यहाँ पे लिख दिया है। इसमें से बेटी फ्रेडमैन आपने देखा कि ये तो इन्होंने लिखा है द फेमिनिस्ट मिस्टिक, ये नहीं है, लेकिन ये बाकी तीनों जो हैं इको फेमिनिस्ट हैं। इको फेमिनिस्ट क्या कहती हैं, इन्होंने नाम भी यहाँ पे दिया है, इको फेमिनिज्म। एक बुक लिखा वंदना शिवा और मारिया मायज ने। वुमेन एंड नेचर जो है सुजान ग्रिफिन ने लिखा। ये बेसिकली क्या, इनका इको फेमिनिज्म का ये कहना है कि मदर नेचर जो है वो बहुत करीब है फेमिनाइन आइडिया से, एट्रीब्यूट से। जैसे कि मदर पैदा करती है अपने वोम से बच्चों को, केयर करती है, नर्चर करती है, उसी तरह मदर अर्थ पैदा करती है हमारे लिए, हमें, हमारे अनाज को, सभी कुछ जो मटेरियल, खनिज, सब तो उसी से निकलते हैं। तो यदि हम जो नेचर पे जो डोमिनेंस कंट्रोल जो ह्यूमन
जो बनाने की कोशिश कर रहा है मॉडर्न टाइम में, वही है जैसे कि उसने वुमेन पे डोमिनेंस बनाया है। यदि हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तो वही फीलिंग आएगी समाज में कि मदर को भी प्रोटेक्ट करना है, वुमेन को प्रोटेक्ट करना है, इक्वलिटी देना है। ये इको फेमिनिज्म है। एक तरह से ये इन्वायरमेंटलिज्म और फेमिनिज्म यहाँ मर्ज कर जाता है। अलेक्जेंड्रा कोलेंटाई आपको मैंने पढ़ाया है, ये एक मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थी, इसलिए सही आंसर सीधा आप मार सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मैरी वुलस्टोन। अगेन हम लोग अभी फेमिनिज्म पे चले जा रहे हैं क्योंकि ये बंच ऑफ क्वेश्चन देते हैं। ये मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट इसमें से कौन सा सही नहीं दिया। आप चारों पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको पकड़ लेंगे क्योंकि मैंने इसको आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे यदि आप देखिए तो ये जो है सी अप्लाइज द स्टैंडर्ड लिबरल वैल्यूज टू वुमेन, ये बहुत ही संदेहास्पद है कि ऐसा वो कहेंगे, वो तो बहुत रेडिकल थी। अब स्टैंडर्ड लिबरल वैल्यू वुमेन के लिए क्या है कि तुम घर में रहो, मदर बनो, अच्छी मदर, अच्छी हो हाउस वाइफ, अच्छे मैरिज निभाओ, अच्छी फैमिली लाइफ लीड करो, तुम्हारा जीवन सफल है, ऐसा थोड़ी वो मानेंगे। इसलिए ये तीन बाकी जो है उनका सही है, इसको पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। अब ये भी मैंने छोड़ दिया है, अब ये सब बहुत ही ऑब्सक्योर क्वेश्चन है, वेरी ऑब्सक्योर। द गुजराती, हो सकता है कि उड़ीसा में ये सब रहे हो इसलिए आप देख लीजिए। द गुजराती ट्रांसलेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन टू दिस लास्ट जो है, ये बुक जो है जॉन रस्किन ने लिखा था और गांधी जी इससे इतने प्रभावित हुए, इसको इन्होंने अपने स्वराज, हिंद स्वराज वाले बुक में भी इन्होंने उसका जिक्र किया और उसके बाद गुजराती में इसको उन्होंने ट्रांसलेट भी किया सर्वोदय नाम से। सर्वोदय उनका एक थॉट आ गया, वेल बीइंग ऑफ ऑल, मतलब सबका जो है हित जब हो, तो ऑन टू दिस लास्ट इस तरह से उनके जीवन पे छाया रहा है। तो इसका सही है बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्विज है लेकिन अच्छा है। फ्रॉम विच प्लेस डिड गांधी जी स्टार्ट द फेमस सॉल्ट मार्च। यहाँ पे देखिए यही होता है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि मेरे भी एग्जामिनेशन गाइड में मुझे कुछ कुछ स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया कहीं कहीं टाइपो एरर है। ऐसा हो जाता है जब 300-350 पेज के लिखते हैं, आपका पेशेंस जवाब दे जाता है। यदि एक ही आदमी उसको प्रूफ रीडिंग करे तो जिसने लिखा है यदि वही प्रूफ रीडिंग करे तो ये होता है। यही यहाँ पे हुआ, ये 1920 नहीं है, 1930 होना चाहिए, ये गलती है, टाइपो। 12 मार्च सही है। 12 मार्च 1930 को जो है फेमस सॉल्ट मार्च हुआ था। ये साबरमती से दांडी तक की जो है यात्रा थी, 78 लोगों को लेके इन्होंने किया था। उसमें सरोजनी नायडू भी थी, उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं उस समय में जो थे वो उनके साथ में थे। मैं नाम कुछ लोगों का शायद भूला, भाई देसाई इन ऑल, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ। एनीवेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि साबरमती से शुरू हुई और गुजरात के कोस्ट दांडी पे खत्म हुई। ये दो आपको पता होना चाहिए, ये शायद कभी कभी ये डेट भी पता होना चाहिए। और उसी से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 का स्टार्ट हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ गांधी जी। तो ये तो आप सीधा जान सकते हैं, या नहीं तो डू और डाई याद कर लीजिए, करो या मरो। और ये जो है क्या था, ये मंत्रा क्विट इंडिया के टाइम में दिया था और उन्होंने कहा था वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन दिस अटेम्प्ट। या तो हम फ्री कराएंगे या मर जाएंगे। वी शैल नॉट लिव टू सी द परपिचुएशन, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ आवर स्लेवरी, महात्मा गांधी ने कहा, डू और डाई। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले 9 अगस्त 1942। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइन। ये भी क्विज क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। ये 1931 को हुआ था। इसमें इस पैक्ट के तहत जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म किया गया। गांधी जी तैयार हो गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लंदन में। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, वो साइमन कमीशन के आने के बाद, मतलब ये हो रहा था कि इंडिया का एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, परतंत्र इंडिया का ऑफ कोर्स। और इन सब का परिणाम निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कुछ क्वेश्चन पहले आपने देखा, जिसने की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, जिसने की फेडरलिज्म की परिकल्पना की इंडिया में। तो यही गांधी इरविन पैक्ट था। 53 नंबर क्वेश्चन, हु कंपेयर द डांडी मार्च। अगेन फिर डांडी मार्च पे सेकंड क्वेश्चन, हु कंपेयर द डांडी मार्च टू नेपोलियंस मार्च टू पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑफकोर्स ये सब बहुत ही अर्बिट क्वेश्चन है, मतलब ये आप याद रखना, आई विल बी सरप्राइज यदि आप इस टाइप की तैयारी करके जाते हैं। बस ये आप लक आपका है कि आपने कहीं पढ़ा और आपको याद हो। और इन सब क्वेश्चन को करने की जरूरत भी नहीं है। Whom did Gandhi ji nominate to lead the सत्याग्रह during Dandi March
इन द इवेंट ऑफ हिज अरेस्ट। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ उस मेमोरी से कि उनके साथ में जो है ये सब थे, मतलब शायद मुझे लगता है खान अब्दुल गफ्फार खान भी शायद उनके साथ थे, वल्लभ भाई पटेल थे कि नहीं आप चेक कर सकते, बहुत प्रोमिनेंट 78 लोगों के साथ इन्होंने यात्रा की थी, तो उसके कुछ लोगों को याद रखना चाहिए आपको। एक समय में मुझे ये याद भी था। लेकिन इन्होंने जिनको नियुक्त किया था कि यदि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए तो ये लीड करेंगे, वो अब्बास तैयब जी थे। और उन्होंने अपना एक सेकंड नॉमिनी भी रखा था कि यदि तैयब जी को भी सरकार गिरफ्तार कर ले तो सरोजिनी नायडू इस दांडी मार्च को लीड करेंगे। तो ये आपको जानना चाहिए। और अब्बास तैयब जी कौन थे, थोड़ा इनको याद कर लीजिए। ये गुजरात से थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ बड़ौदा भी इन्होंने सर्व किया। और इनके जो ग्रैंडसन हैं वो इरफान हबीब हैं, शायद आपने देखा होगा, वेरी फेमस हिस्टोरियन ऑफ इंडिया। तो उनके ये जो हैं ग्रैंडफादर थे अब्बास तैयब जी। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 99। अब गांधी जी पे हम लोग चले जा रहे हैं, आप देख लीजिए। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। तो 1919 में क्या हुआ था, एक रॉलेट एक्ट आया था इंडिया में। अब रॉलेट एक्ट एक तरह का बहुत ही सैडिस्ट परपीड़क टाइप का एंटी सेडिशियस एक्ट था, जिसमें कि पुलिस, अंग्रेज पुलिस जो है वो किसी को भी इस बिना पे गिरफ्तार कर सकती थी कि ये देश के अगेंस्ट में षड्यंत्र कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी सबूत के, और 2 साल तक उसको जेल में रख सकती थी। तो समझिए कितना खतरनाक सा था। तो इसके अगेंस्ट में पूरा देश खड़ा हो गया था रॉलेट एक्ट के। और यही रॉलेट सत्याग्रह जो है बाद में वहां पे बैसाखी के दिन इस पे जालियांवाला बाग हो गया, क्योंकि उसके अगेंस्ट में वहां लोग इकट्ठा हुए थे, जनरल डायर ने उस पर गोली चला दी और इतना बड़ा हंगामा हुआ, और मतलब बहुत इससे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसके आगे बढ़ा। तो 1919 में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में इन्होंने जो है रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन किया था गांधी जी ने। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस। ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इन इंडिया प्रपोज्ड ए फ्रेमवर्क फॉर गुड गवर्नेंस इन द फॉर्म ऑफ। ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से। जब मैंने इसमें रिसर्च किया तो मैंने पाया कि इन्होंने जो है एक बहुत ही अंदर ऑब्सक्योर टाइप मिलता है, एक मॉडल कोड ऑफ गवर्नेंस इन्होंने निकाला था, डार पीजी ने, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डार पीजी। तो डार पीजी ने एक मॉडल कोड ऑफ गवर्नेंस निकाला था, जो कमिटी ऑफ चीफ सेक्रेटरी स्टेट के मिलके उन्होंने बनाया था। तो यहां इन्होंने मॉडल हटा दिया और कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी, कोड ऑफ गवर्नेंस रख दिया। तो सही आंसर है ए, लेकिन ये भी पूरा नहीं है, अच्छा से ड्राफ्ट नहीं है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस था और एक तरह से बेंचमार्क सेट करता था कि स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में किस तरह से गवर्नेंस करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही अरबीट है, मैंने कोशिश की आपके लिए खोजने का, लेकिन देखिए इवन गूगल नहीं बता पा रहा है कि हु सेड दिस। तो आपको यदि कह दिया जाए कि आपको ओपन बुक है, तब भी आप नहीं सर्च कर पाएंगे अभी के समय में। तो आप समझिए कितना छिपा हुआ फैक्ट है, और कोई क्यों याद रखे, किसने कहा मार्केट आर नॉट द नेचुरल फ्रेंड ऑफ पीपल, दे हैव टू बी मेड पीपल फ्रेंडली। वैसे बात बहुत अच्छी है और पता हो तो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है किसने कहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं उसको बता पा रहा हूं। Which of the following, according to the United States Nations Economic and Social Commission of Asia and the Pacific, the characteristic of good governance? ये भी क्वेश्चन अच्छा नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसका देखिए मैंने पूरी इसमें पढ़ाई की आपके लिए बताने के लिए कि इस कैप का जो है क्या कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको गुड गवर्नेंस पढ़ाया है। इस कैप एकदम सही वही कहती है कि गुड गवर्नेंस के 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये आप जान लीजिए कि गुड गवर्नेंस क्या है, कि पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, मतलब सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिविल सोसाइटी, इवन पीपल का कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब अपना बुलडोजर चलाएं। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल होनी चाहिए, या गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ओपन गवर्नेंस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, जनता के का जो व्यूज है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट तो होना ही चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए। इक्विटेबल का मतलब वही इक्विटी होता है, इक्वल ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल नॉट ट्रीटेड इक्वली। एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उस बेसिस पे करप्शन नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी का व्यू को ध्यान देना चाहिए, उनके वॉइस को जो है मेन स्ट्रीम में जगह मिलनी चाहिए, ये सब जो चीजें हैं उनको डिसीजन मेकिंग में माइनॉरिटी को हिस्सा होना चाहिए। तो ये सब है। अब इसको इतना पढ़ने के बाद भी आप इस क्वेश्चन में बहुत बहुत कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप ये देखें तो ये अगेन एक टिप, एक ट्रिक है। ये दो यदि आप पढ़ेंगे तो ये आपको इसमें मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो 3 4 जिसमें है वो सही है, और इसमें 2 ही है।
तो अब एक है और एक दो है, तो एक देखेंगे तो यूनिवर्सल एडल्ट पार्टिसिपेशन है, ये है पर्सनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो पार्टिसिपेशन वर्ड यहाँ पे है तो वन बेहतर है, तो सही आंसर सी है, बट नॉट वेरी गुड, वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन। द इन्वायरमेंट विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, अगेन ये कुछ क्वेश्चन लेकिन ये अच्छा फ्रेम्ड है। इस तरह का इन्वायरमेंट जिसको कि आपने चेंज कर दिया है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि अब अमेरिका का यदि आप टाइम्स स्क्वायर लेंगे या दिल्ली का कनॉट प्लेस, तो उसमें आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो सब एंथ्रोपोजेनिक है। मतलब एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, जेनिक मतलब पैदा किया हुआ, ह्यूमन के द्वारा पैदा किया हुआ इन्वायरमेंट है वो, कुछ भी उसमें नेचुरल नहीं। इवन पेड़ पौधे भी जो वहां लगाए गए हैं ह्यूमन के द्वारा लगाए हैं, कुछ तो आर्टिफिशियल है। सही आंसर है बी। हु प्रिसाइड्स ओवर पंचायत समिति मीटिंग। अब यहाँ याद कीजिए, अभी कुछ फैक्ट आपको मैं बता दूं कि अभी यूपी इलेक्शन में आपने देखा पंचायत समिति में इतनी हिंसा की खबर मिली एंड ऑल। तो ये क्या है बेसिकली, जो पंचायत राज सिस्टम में ये सेकेंड टीयर है जिसको कि पंचायत समिति बोलते हैं। पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं उसको एक्चुअल में उसका नाम है एमपीटीसी, मंडल परिषद टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी मेंबर, छोड़ दीजिए मतलब पंचायत समिति मेंबर, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और फिर पंचायत समिति के मेंबर अपने आपस में इनडायरेक्टली, समझिए कि वो ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, मतलब इसको कह लीजिए ब्लॉक चेयरमैन को, और वही जो है पंचायत समिति को हेड करता है और वो उसकी मीटिंग को भी हेड करता है, इसलिए सही आंसर है ब्लॉक चेयरमैन। और वही चीज जो है जिला परिषद में भी हुआ, वहां जेपी टीसी हो जाता है, जिला परिषद टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, उसके मेंबर जो है वो जिला परिषद के चेयरमैन को इनडायरेक्टली चुनते हैं, और उनके जो मेंबर जेपी टीसी होते हैं वो डायरेक्टली एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1992 के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में आया था, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, द वर्ल्ड बैंक सेट आउट इट्स डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस की जो ये सब डेफिनेशन है ये इसी रिपोर्ट से आई थी। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, 1994 में जो रिपोर्ट थी उसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें जो है ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया, और 1992 की जो रिपोर्ट थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसमें गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट आया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये पूछा जा रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अब देखेंगे क्यों अच्छा नहीं। ये पूछ रहा है हु इलेक्ट्स द मेयर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ऐसा है कि ये सोचते हैं कि हर स्टेट में मेयर जो है वो चुना जाता है काउंसलर के द्वारा। जनरली चुना जाता है, जो काउंसलर होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और फिर आपस में वो इनडायरेक्टली मेयर को चुनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कई इंडियन स्टेट में जो है, यहाँ नाम भी मैंने दिया, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे जो है मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, पीपुल डायरेक्टली चुनते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत सही नहीं है, इसका तो दोनों ही आंसर सही हो सकता है, इसलिए ये कंफ्यूजिंग है। लेकिन यहाँ ठीक है, मार लीजिए इसको बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, मेयर क्या होता है, मतलब एक तरह का हेड ऑफ द सिटी, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड, लेकिन एक्चुअल हेड उसका जो है गवर्नमेंट का जो अपॉइंटेड कमिश्नर होता है या सीईओ होता है, वो होता है, वो एक तरह का प्रेसिडेंट जैसा हो जाता है। जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी टाइप का मेयर जो है एक ट्यूटलर, एक पॉलिटिकल अपॉइंटी कह लीजिए ऑफ ए सिटी, मतलब सेरिमोनियल कि ये शहर के मेयर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, आप जल्दी से इसका देख लीजिए। क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस इज नॉट एस्योर्ड, ये कभी हो सकता है क्या? सिटीजन चार्टर क्या है? सिटीजन चार्टर ये है कि एक बोर्ड लगा हुआ है, आप बैंक में जाते हैं, ये हमारा बिल ऑफ राइट्स है, आपको 15 मिनट में ड्राफ्ट बन जाएगा, 10 मिनट में चेकबुक मिल जाएगा, लाइक दैट आपको एक प्रॉमिस ऑफ सर्विस लिखा रहता है। तो वो कैसे हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस इज नॉट एश्योर्ड? बाकी तीन सही है, उसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द यूनाइटेड नेशन एज ए वियर्ड पिकासो एब्स्ट्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन है इंटरेस्टिंग। पहली बार आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वियर्ड पिकासो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है। मतलब यह है कि पिकासो एक बहुत महान पेंटर था। अब वो समझिए कि पिकासो की पेंटिंग जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, तो वो जो है ये कहा किसने था? ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, परहैप्स सेकंड, मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, डैग हैमर्सकॉल्ड, वेरी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन। उन्होंने, एक स्वीडिश डिप्लोमेट थे, उन्होंने ये, ऑफ कोर्स सेकंड सही है, उन्होंने ये बात कही थी, क्या कहा था उन्होंने?
everything will be right. You know when people, just people, stop thinking of United Nations as a weird Picasso abstraction and see it as a drawing they made themselves. बोला भाई इसको जो है ना, यूनाइटेड नेशन को ऐसा मत समझो कि किसी ने, पिकासो ने आपको एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना करके आपको दे दिया है। आपने खुद अपने हाथों से जो आड़ा तिरछा पेंटिंग बनाई है ना, ड्राइंग की है, वही है यूनाइटेड नेशन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसी दुनिया वैसा ही यूनाइटेड नेशन होगा। यूनाइटेड नेशन दुनिया में शांति कैसे लाएगा यदि दुनिया अशांत है तो? यदि उसके मेंबर अशांत रहने वाले हैं, लड़ाई करने वाले, तो यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक व्यवस्था बताती है चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन की, डैग हैमरस्कोल्ड का ये लाइन जो है कि यूनाइटेड नेशन को उन्होंने एक वियर्ड पिकासो एब्स्ट्रैक्शन से कंपेयर किया, कहा कि उसको मत मानो भाई, ये आपका ही प्रतिरूप है, आपको ही रिप्रेजेंट करता है, आपकी ही ड्राइंग है, ये कोई पिकासो की ड्राइंग नहीं है। तो सही आंसर है डैग हैमरस्कोल्ड, सी। अब यहाँ पे एक और आपको मैंने इंफॉर्मेशन दिया कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आपको पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन कौन है, ये थे ट्रैगवे ली। ये मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, शायद नॉर्वे के होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पे हम लोग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन, अभी यूएन पे क्वेश्चन चली जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ नेशन? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है वो जैसे इंडिया का पार्लियामेंट जैसा है, और जो उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो समझ लीजिए इंडिया की या किसी भी डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट जैसी है, ऑल पावरफुल, सारा रियल पावर कंसंट्रेटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। और जनरल असेंबली क्या है? चाव चाव पाव पाव, मतलब बक बक करने वाली संस्था जो केवल डिस्कशन करती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत सारा प्रस्ताव जनरल असेंबली लाती है और उसको सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन में कोई अहमियत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जनरल असेंबली में हर मेंबर को यूएन का एक वोट है। लगभग 200 कंट्री हैं और उसमें से अधिकतर गरीब हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका में तो 54 देश हैं। तो वो सब जो है मिल करके, मान लीजिए वो कहते हैं कि इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, डेवलप्ड नेशन को ऐसा करना चाहिए, न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर आना चाहिए। उसकी सुनता कौन है? डेवलप्ड नेशन नहीं सुनेंगे। इवन शांति के मामलों में, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं सुनेगा। इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि यूएन जनरल असेंबली जो है वो पार्लियामेंट ऑफ नेशन है और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ नेशन जैसा बिहेव करते हैं। गुड क्वेश्चन। हाउ मेनी गोल्स आर इंश्राइंड अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी? एसडीजी जो है उसमें 17 गोल हैं 2015 से लेकर 2030 के बीच में। सारे समझ सकते हैं आप, इक्वलिटी, नो हंगर, जेंडर इक्वलिटी, इंटरजेनरेशनल इक्वलिटी एंड ऑल, स्मार्ट सिटी, सस्टेनेबल लाइफ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आप पढ़ सकते हैं उसको। कई जगह आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सस्टेनेबल गोल नहीं है, तो 17 याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन याद कर लीजिए। वेयर वॉज फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स सेंट? आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो एक्चुअल में बता रहा हूँ उसकी गवर्नमेंट, वो कहीं पे अपनी फोर्स भी भेज सकती है, मतलब एक तरह से उसके हाथ में ये पावर है। उन्हें पहली बार जो भेजा था वो इस लड़ाई में भेजा था, पढ़ लीजिए, सुएज क्राइसिस हुई थी, अरब इजराइल वॉर से रिलेटेड है 1956 में। और सेकेंड जो भेजा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्गो में भेजा था, सबसे बड़ा वहां पे ऑपरेशन था, इसको पढ़ लीजिए। विच, तो ये सही आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिमांडिंग फॉर ए परमानेंट, मतलब इसमें से कौन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप डिमांड नहीं कर रहा? परमानेंट मेंबरशिप कौन है? जो 5 हैं जिनको की वीटो है। आपको पता है वो 5 कौन हैं? जो मतलब यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना, रसिया, तो ये, इनको वीटो पावर है। अब परमानेंट मेंबर तो कोई बनने वाला है नहीं। इंडिया डिमांड करता है, ब्राजील डिमांड करता है, साउथ अफ्रीका, मलेशिया बेचारा अभी तक तो ऐसा आवाज नहीं उठा, इसलिए सही आंसर है डी। Okay, this is the last, I hope, last slide. 68 number question पे है, who was elected as the chairperson of the United Nations Special Committee on Decolonization? I don't want to know, neither you should, छोड़ दीजिए। Once elected for a full term, how many years does a judge serve in International Court of Justice? Of course, मतलब ये भी बहुत रोट लर्निंग है, क्विज क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, उतना वियर्ड नहीं जितना ये, इसलिए ठीक है, जान लीजिए 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अभी इंडियन उसमें कौन जज हैं? इसमें से एक इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो दल रिप्रेजेंटेटिव क्या कहिए, इंडिया से सेलेक्ट हुए हैं। दलवीर भंडारी इज इंडियन जज इंटरनेशनल
कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। द थीम ऑफ यूएन पीस कीपिंग डे 2020, ये भी एक क्विज क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, इसका नारा था वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। ये वुमेन इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको पढ़ाया है, एग्जामिनेशन गाइड में भी लिखा है। वो उस बात को उभारने के लिए है कि क्योंकि पीस और कॉन्फ्लिक्ट में दोनों में जो है वुमेन की अलग अलग समस्या है। कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है वुमेन के शरीर पे खेली जाती है, मतलब उनके शरीर को एक हथियार बनाया जाता है अपने दुश्मन को बेइज्जत करने के लिए, उनके ऑनर से खेल किया जाता है, वुमेन को हर तरह से टॉर्चर किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट जोन में। तो ये एक इशू है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट आपको बात शायद याद रखनी चाहिए, वो है यूएन रेजोल्यूशन 1325। सुनने में बहुत वियर्ड लगेगा कि क्यों इस रेजोल्यूशन को याद रखें। यूनाइटेड नेशन के 10-15 यदि रिजोल्यूशन आप याद कर लें तो वो कहीं ना कहीं आपको आईआर में हेल्प हो जाएंगे। उसमें से एक है 1325 जिसने बहुत सारे अच्छे आइडिया दिए वुमेन इन पीस एंड सिक्योरिटी। उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसके 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इस रिजोल्यूशन का ये मनाया गया था, उसमें ये नारा था। इसका सही आंसर है ए। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करें और लोगों को कहें सब्सक्राइब करने। यदि आप पॉल साइंस हब कम्युनिटी का भला चाहते हैं, आप उसको प्यार करते हैं तो। और यहाँ पे मेरा बताना एक और कर्तव्य है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपने फाइनल मंथ में पहुंच गया है। सबसे इंपॉर्टेंट मंथ जहाँ पे कि CUET PG, UGC नेट एंड किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ, खुद गाइड कर रहा हूँ। अभी तक उसमें 23 टेस्ट पेपर जो है अपलोडेड है, वो सब आपको मिल जाते हैं यदि अभी भी आप ज्वाइन करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम गाइड भी आपको पॉल साइंस हब के फ्री मिलते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, क्योंकि आप सबसे कम पे करते हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट आप लेते हैं। तो बेस्ट टाइम अभी ज्वाइन करने का है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पे भेजें। ये ईमेल आईडी आपको याद हो गया होगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं वेबसाइट इसके थ्रू और ट्विटर इसके थ्रू। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि CUET की PG गाइड जो कल ही Amazon Kindle पे रिलीज हुई है, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज गेट यूज टू Kindle। मत कहिए कि Kindle खराब है खराब है खराब है, क्योंकि इसमें जिस कॉस्ट पे मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ वो प्रिंटेड वर्जन नहीं मिलेगी। मैंने कोशिश किया प्रिंटेड वर्जन, Amazon उसका 350-400 रुपया दाम रखेगा, तो क्या आप उसको खरीद पाओगे इजिली? और ये जो है बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। सीख लीजिए और पॉल साइंस हब कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए भी उससे गेट यूज टू होने से बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द CPET उड़ीसा के और पेपर को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए विदा।